हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 28 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित पुरस्कार IPA 2021 से सम्मानित किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भास्कर शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, भारत में हर वर्ष अंत्योदय दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर PDF आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आपको अगस्त मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइड पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आलू को झुलसा रोग से बचाने वाले जीवाणु की खोज नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ने की है। यह कहाँ स्थित है। तो ये अयोध्या में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आपके द्वार पर सरकार पहल शुरू की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोवा सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक पहल अभियान शुरू किया है। तो ये शुरू किया है कानून और न्याय मंत्रालय ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 73वें एमी पुरस्कार 2021 में उत्कृष्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द क्राउन ने। अगला क्वेश्चन है, विश्व नदी दिवस हर वर्ष सितंबर के किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सितंबर के अंतिम रविवार को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 76वें सत्र को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया नामक अपनी नई पुस्तक किसने पेश की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विजय गोखले ने। तो दोस्तों ये थे कल के वीडियो के क्वेश्चन जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम देखते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IIT कानपुर के किस प्रोफेसर का नाम शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अरुण शुक्ला का। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं IIT कानपुर के प्रोफेसर अरुण शुक्ला। शरीर पर दवाओं के दुष्प्रभाव को कम करने की दिशा में कार्य कर रहे IIT कानपुर के प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिलेगा। उनका नाम रविवार को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर से फाइनल हुआ। उन्हें यह पुरस्कार फरवरी में मिलेगा। उनकी यह उपलब्धि बायोलॉजिकल साइंस वर्ग में अब तक के सबसे युवा विशेषज्ञ के रूप में दर्ज हो जाएगी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि IIT कानपुर के जो प्रोफेसर हैं अरुण कुमार शुक्ला, उन्हें 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रोफेसर हैं अरुण कुमार शुक्ला, ये बायोलॉजिकल साइंस वर्ग में अब तक के सबसे युवा विशेषज्ञ हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब दोस्तों ये जो प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला हैं ये कौन है। तो प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला मूलतः उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद के ये रहने वाले हैं। और IIT कानपुर में वह 2014 से कार्यरत है। अब दोस्तों ये जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है ये किसकी याद में दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, शांति स्वरूप भटनागर की याद में ये दिया जाता है। और शांति स्वरूप भटनागर कौन थे तो ये जाने माने भारतीय वैज्ञानिक थे। इनका जन्म कब हुआ था तो इनका जो जन्म है 21 फरवरी कब हुआ था, 21 फरवरी
1894 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? साहेबपुर में। और ये जो साहेबपुर है ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ पर जन्म है और इनकी जो मृत्यु है ये हुई थी 1 जनवरी 1955 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 1955 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अब दोस्तों ये जो पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये हर साल 7 श्रेणियों में दिया जाता है। अब वो 7 श्रेणी कौन कौन सी हैं तो आपको ध्यान रखना है। जैविक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, तीसरा है पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान। चौथी श्रेणी है इंजीनियरिंग विज्ञान, पांचवी है गणितीय विज्ञान, छठवीं है चिकित्सीय विज्ञान और सातवीं है भौतिक विज्ञान। ये 7 श्रेणी हैं जिसमें ये पुरस्कार जो है हर वर्ष दिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला हैं इन्हें बायोलॉजिकल साइंस वर्ग में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पहली बार दीपावली के अवसर पर कितने ड्रोन की मदद से अयोध्या में एरियल ड्रोन शो आयोजित करेगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 500 ड्रोन की मदद से। अयोध्या में इस बार दीपावली खास होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 3 नवंबर 2021 को पहली बार अयोध्या में 500 ड्रोन की मदद से एरियल ड्रोन शो की योजना बनाई है। इसके लिए सरकार ने टेंडर भी आमंत्रित किए हैं। अयोध्या में 10 से 12 मिनट के शानदार हवाई शो के जरिए आयोजन को और भी भव्य बनाने का विचार किया गया। इस तरह का एक प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखा गया था, जहां इंटेल की तरफ से 1824 ड्रोन हवा में छोड़े गए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार अयोध्या में 500 ड्रोन की मदद से एरियल ड्रोन शो जो है आयोजित किया जाएगा। और ये कब किया जाएगा तो आपको ध्यान रखना है 3 नवंबर 2021 को ये आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों ये जो एरियल ड्रोन शो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि कितने ड्रोन की मदद से, तो 500 ड्रोन की मदद से एरियल ड्रोन शो आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 26 सितंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 26 सितंबर को महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 26 सितंबर 1920 को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के एक निर्धन धार्मिक परिवार में हुआ था और वर्ष 2021 में उनकी 201वीं जयंती मनाई जा रही है। वह एक भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे। उनके सामाजिक सुधारों में विधवा के पुनर्विवाह के अधिकार पर विधवा विवाह 1855, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने पर बाहु विवाह 1871 आदि शामिल थे। और दोस्तों ये जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, इन्होंने सामाजिक अन्याय को हटाने, महिलाओं के उत्थान, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने और बहु विवाह के खिलाफ वकालत करने में योगदान दिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो महान समाज सुधारक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनकी जयंती जो हर साल 26 सितंबर को मनाई जाती है। और इनका जन्म कब हुआ था तो ध्यान रखना है 26 सितंबर 1920 को पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सोजत मेहंदी को सरकार की ओर से जीआई टैग प्रदान किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार से भौगोलिक संकेतक यानी जीआई का दर्जा मिला है। जीआई दर्जा उत्पाद के निर्माताओं को उच्च मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है और कोई अन्य निर्माता अपने उत्पादों के विपणन के लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आमतौर पर यह दर्जा नाम, गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है, जो मुख्य रूप से इसके मूल स्थान के कारण होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी को जो है भौगोलिक संकेतक का दर्जा मिला है, यानी जीआई पंजीकृत किया गया है। जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का फुल फॉर्म होता है। अब दोस्तों भौगोलिक संकेत या जीआई टैग क्या होता है तो जीआई टैग किसी क्षेत्र के उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेत या प्रतीक होता है। इस जीआई टैग की मदद से कृषि, प्राकृतिक या निर्मित वस्तुओं की अच्छी गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है। और जो जीआई टैग है इसकी शुरुआत कब हुई थी तो इसे आपको ध्यान रखना है, इसकी शुरुआत जो है वस्तु पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार ये जारी किए जाते हैं।
और सबसे पहला जो जीआई टैग है वो 2004 में कब दिया गया था? 2004 में ये सबसे पहला दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो जीआई टैग है ये कितने वर्ष के लिए मान्य होता है, यानी किसी वस्तु को जीआई पंजीकृत किया जाता है तो ये कब तक के लिए मान्य होता है? तो 10 वर्षों के लिए। यानी एक बार किसी भी वस्तु को जीआई पंजीकृत किए जाने के बाद ये 10 वर्षों तक मान्य होता है, तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो जीआई पंजीकरण है ये किस मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों ये सारी चीजें जीआई पंजीकरण से संबंधित आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। और राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या है 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए, यानी एरिया वाइज अगर देखा जाए, तो राजस्थान की रैंकिंग है फर्स्ट नंबर पर, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत में सबसे बड़ा राज्य है। और थार का जो मरुस्थल है वो कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना है राजस्थान में ये स्थित है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और वैश्विक स्तर पर अगर इसकी रैंकिंग देखी जाए तो ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। विश्व पर्यटन दिवस हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। कोरोना महामारी के शुरू होने के बाद जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वह है पर्यटन का क्षेत्र। पर्यटन के माध्यम से हमें दूसरे स्थानों, सभ्यताओं और संस्कृतियों के बारे में पता चलता है। विश्व पर्यटन मनाने का उद्देश्य वैश्विक विकास और सांस्कृतिक ज्ञान के लिए एक उपकरण के रूप में पर्यटन के वैश्विक महत्व को उजागर करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल विश्व पर्यटन दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुसेना का नया उप प्रमुख निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल संदीप सिंह को। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं एयर मार्शल संदीप सिंह जो कि वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। और दोस्तों ये जो संदीप सिंह हैं ये एयर मार्शल वीआर चौधरी का स्थान लेंगे। और ये जो एयर मार्शल वीआर चौधरी हैं ये 30 सितंबर को वायुसेना के प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। उन्हें हाल ही में पदोन्नत कर नया वायुसेना प्रमुख बनाया गया है। एयर मार्शल संदीप सिंह को 22 दिसंबर 1983 को एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों कुछ दिन पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति की घोषणा की गई है? तो आपको ध्यान रखना है एयर मार्शल वीआर चौधरी ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। कब किए जाएंगे? तो ध्यान रखना है 30 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। विराट कोहली ने 26 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जारी मैच में इतिहास रच दिया। वे T20 फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। विश्व क्रिकेट में कोहली ऐसा करने वाले 5वें खिलाड़ी हैं। उनसे पहले वेस्टइंडीज के क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड, पाकिस्तान के शोएब मलिक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर यह कारनामा कर चुके हैं। भारत की तरफ से कोहली के बाद T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो ध्यान रखना है रोहित शर्मा। ये भारत की तरफ से कोहली के बाद सबसे अधिक T20 में रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो विराट कोहली हैं ये T20 फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया? तो अभी जो है चीन ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। चीन के केंद्रीय बैंक ने बिटकॉइन सहित अन्य वर्चुअल करेंसी में किए गए सभी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। चीन ने अनाधिकृत डिजिटल मनी के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए यह कदम उठाया है। साल 2013 में
चीनी बैंकों द्वारा क्रिप्टो करेंसी को संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन सरकार ने इस साल फिर रिमाइंडर जारी किया। अब दोस्तों भारत की अगर बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक इस साल के अंत तक डिजिटल करेंसी का मॉडल ला सकता है। केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी पेश करने की संभावनाओं का आकलन कर रहा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि चीन ने अभी हाल ही में बिटकॉइन सहित अन्य वर्चुअल करेंसी में किए गए सभी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है। अब यहाँ पर चीन की बात है तो चीन की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है बीजिंग चीन की कैपिटल है। चीन की मुद्रा क्या है, तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। और चीन के राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2021 में विश्व बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत नवंबर 2021 में अपना पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम की योजना भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा 19 से 20 नवंबर तक नालंदा बिहार के नव नालंदा महाविहार परिसर में आयोजित की जा रही है। सम्मेलन का आयोजन पर्यटन मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम के समग्र ढांचे के तहत किया जाएगा। ICCR ने बौद्ध अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए एक पुरस्कार की भी घोषणा की है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 नवंबर को दिल्ली में दिया जाएगा। इस पुरस्कार में $20,000 का नगद इनाम, एक पट्टिका और एक स्वर्ण पदक दिया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि भारत जो है अपना पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। और ये वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा, तो 19 से 20 नवंबर तक नालंदा बिहार के नव नालंदा महाविहार परिसर में आयोजित किया जाएगा। अब दोस्तों बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो इन्हें बोध गया में, कहाँ पर, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इन्होंने अपने जो उपदेश है वो सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं, तो श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इन्होंने सबसे अधिक जो है अपने उपदेश दिए हैं। और पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में। पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था गौतम बुद्ध ने। और दोस्तों गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी कुशीनगर में। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और मृत्यु से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मृत्यु की घटना है इसे क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी पूछा जा सकता है कि महापरिनिर्वाण जो है ये गौतम बुद्ध से किस प्रकार संबंधित है, तो इनकी जो है मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित एक घटना और पूछी जाती है कि इनके गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मैथ्यू हैंसन के नाम पर। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा है। यहाँ पर दोस्तों क्रेटर होगा। वे एक अफ्रीकी अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने 1909 में रॉबर्ट पीरी के साथ उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सेवरड्रुप और डी गिरलार्च क्रेटर के बीच स्थित हैंसन क्रेटर उसी क्षेत्र में है जहां आर्टेमिस कार्यक्रम का उद्देश्य चंद्र खोजकर्ताओं को उतारना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम रखा है। तो दोस्तों ये थे 28 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, वर्ष 2021 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फुटबॉलर कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो।
तो ये है आज का क्वेश्चन। किस देश की जुड़वा बहनें उमेनो सुमियामा और कोमे कोदामा दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला बनी? ऑप्शन नंबर ए है रूस, बी है चीन, सी है जापान और डी है मलेशिया। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।